है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता एवं एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। श्री नरेंद्र मोदी जी, on behalf of Telugu Desam Party, for the post of Prime Minister of this great nation. भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। मैं हमारे बाला साहब ठाकरे जी के विचार वाली शिवसेना के पार्टी के तरफ से पूरा समर्थन देता हूं। मेरी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। मैं चिराग पासवान, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी को नाम का समर्थन करता हूं। मैं अपनी पार्टी अपना दल की ओर से एनडीए संसदीय दल के नेता के पद पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का पूरे दिल से समर्थन करती हूं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास प्राइम टाइम डिबेट शो ललकार। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। तो गठबंधन धर्म निभाना है, 5 साल सरकार चलाना है और इन 5 सालों में विकास को गति भी दे जाना है। कुछ ऐसे ही सवालों में उलझते सुलझते अब वो वक्त आ गया है जिसका सबको इंतजार था, जब नरेंद्र मोदी तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते नजर आएंगे। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच जिम्मेदारियां उन तमाम घटक दलों पर भी होंगी जो समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अकेले अपने बूते बहुमत का आंकड़ा नहीं है। लेकिन बड़ी चुनौती विपक्ष की तरफ से भी होगी। जो विपक्ष 2014-2019 में कमजोर सा था, तितर बितर सा था, उलझा था, लेकिन अब वो सुलझता नजर आ रहा है। शब्दों के भाड़ों के साथ साथ संख्या का बाण भी संसद में विपक्ष की वेल से नजर आएगा। चुनौतियां अपार होंगी, लेकिन समस्याओं का समाधान करना भी सरकार के कंधों पर होगा। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ बेहद खास मेहमान हमारे कार्यक्रम की शोभा बनेंगे, लेकिन शुरुआत में पहले ये रिपोर्ट देखिए। मोदी 3.0 में कौन इन कौन आउट, क्या है मोदी मंत्रिमंडल का फॉर्मूला? जेडीयू टीडीपी से कौन बन सकते हैं मंत्री? मांझी चिराग को कितना मिलेगा हिस्सा? तो लोकसभा चुनाव 2024 का जनादेश सबके सामने है। 2024 के नतीजों में बीजेपी स्पष्ट बहुमत तो नहीं पा पाई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार बीजेपी के नेता के तौर पर ही नहीं, बल्कि एनडीए के तौर पर तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली, वहीं बीजेपी के सहयोगी दल के लोकसभा सदस्यों की संख्या 52 है। इन 52 सीटों पर जीत हासिल करने वाले बीजेपी के सहयोगी दलों की कुल संख्या 13 है। इस तरह एनडीए के पास अभी 292 सीटें हैं, जो बहुमत से 20 सीटें ज्यादा हैं। आइए नजर डालें बीजेपी के सहयोगी दलों की संख्या पर। तेलुगु देशम पार्टी 16 सांसद, जनता दल यूनाइटेड 12 सांसद, शिवसेना शिंदे गुट 7 सांसद, लोजपा रामविलास 5 सांसद, जनता दल सेकुलर 2 सांसद, राष्ट्रीय लोकदल 2 सांसद, जनसेना पार्टी 2 सांसद, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत गुट 1 सांसद, अपना दल सोनेवाल 1 सांसद, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू 1 सांसद, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर 1 सांसद, यूपीपीएल 1 सांसद और असम गण परिषद 1 सांसद।
हालांकि सरकार चलाने के लिए बीजेपी अब एनडीए के अपने सहयोगियों पर निर्भर है। कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेने वाले मंत्रियों की लिस्ट पर भी इसका असर देखा जा सकता है। इस बार हो सकता है कि बीजेपी कोटे से मंत्रियों की संख्या में कमी हो, एनडीए के सहयोगी दलों की मंत्रियों की संख्या में बढ़ावा हो। इसका एक कारण ये भी है कि बीजेपी के कई मंत्री चुनाव हार गए हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में 27 से 30 मंत्री शामिल होने की उम्मीद है, जिनमें से लगभग 1/3 राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के सहयोगी होंगे। कुछ राज्य मंत्री होंगे तो पूर्ण कोई कैबिनेट मंत्री भी। सहयोगियों के साथ साझा किए गए फॉर्मूले के अनुसार हर 4-5 सांसदों पर एक कैबिनेट मंत्री और हर 2 पर एक जूनियर मंत्री का पद होगा। मोदी 3.0 मंत्रिमंडल का फॉर्मूला: बीजेपी के 18 संभावित मंत्री, सहयोगी दलों के 18 संभावित मंत्री, जेडीयू से 2, शिवसेना शिंदे गुट से 1, एनसीपी अजीत गुट से 1, एलजेपी आर से 1 और हम से 1। 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और अगर मैं 14, 19 और 24 3 चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ूं, तो इन 3 चुनावों में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। और मैं साफ देख रहा हूं साथियों, एनडीए वालों को अंदाज नहीं है, वे धीरे धीरे पहले तो डूब रहे थे, अब तेज गति से ये गर्त में जाने वाले हैं। आपको बता दें कि 1998 में टीडीपी के 12 जबकि 1999 में 29 सांसद थे, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का तब वाजपेयी सरकार में कोई मंत्री नहीं था, क्योंकि समर्थन बाहर से दिया था। नायडू बताते हैं कि तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी ने उनकी पार्टी को 8 मंत्री पद का ऑफर दिया, लेकिन तब एक भी पद टीडीपी ने नहीं लिया। हालांकि स्पीकर का पद टीडीपी को मिला था। आज परिस्थितियां अलग हैं। अब शायद 9 तारीख को अगर शपथ ग्रहण होता है तो तस्वीर और स्पष्ट होगी, साफ होगी और क्लियर ये भी होगा कि कौन बनेगा मोदी सरकार 3.0 का अभिन्न अंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्रपति भवन में पद व गोपनीयता की शपथ लेंगे। आम से लेकर खास मेहमान उस क्षण का गवाह भी बनेगा, लेकिन आने वाले वक्त में ये 5 साल सरकार कैसे चलेगी, क्या एजेंडे होंगे और किस तरह से विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब भी देना होगा, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं 3 बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर आशीष हांडा हमारे साथ हैं, कांग्रेस से हमारे साथ प्रवक्ता जावेद अंसारी जी हमारे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर राहुल तलान भी हमारे साथ जुड़ चुके। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आशीष हांडा, आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है। इससे पहले कि मैं सवाल करूं, बता दीजिए कि आखिरकार इतना गदगद होने का कारण क्या है? सरकार तो कल अस्तित्व में आएगी, विपक्ष भी बहुत सारे तरकश के तीर लेकर खड़ा है अगले 5 साल के लिए। जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट और आपके चैनल के सभी दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। मुस्कुराहट का सबब यह है कि मोदी था, मोदी है और मोदी रहेगा। विपक्ष कितना ही कोशिश कर ले, यानी कितने ही राह में कंकड़ और कांटे बिछा ले, लेकिन उन सब से पार होके गुजर जाए, उस मंजर का नाम मोदी है। और वो हम देखेंगे, क्योंकि हम पहले भी थे, हम आज भी हैं और हम कल भी रहेंगे। विपक्ष का तो एक ही काम था और वो काम था किसी ना किसी बात के ऊपर सरकार को घेरने की कोशिश करना और जनता को भ्रमित करना। वही वो तब कर रहे थे, वही वो आज कर रहे हैं और वही वो आगे भी करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, क्रिटिक्स आर दोज अंडर परफॉर्मर्स हु स्टैंड बाय द गाइडलाइंस एंड टेल द परफॉर्मर्स हाउ टू डू इट राइट। यानी जिन्हें और कुछ करना नहीं आता, उन्हें कम से कम गलतियां निकालना तो आता ही है। अभी आपने भी दिखाया, मोदी जी ने बताया कि पिछले 3 लोकसभा इलेक्शन में 14, 19 और 24 तीनों के मिला के कांग्रेस की उतनी सीटें नहीं है जितनी बीजेपी की अलोन इस बार 2024 में आई हैं। और इन्हें पता नहीं किस बात का गुमान है, अपना अपना स्टैंडर्ड है भाई साहब। ये 99 लाके भी जीत का एहसास कर रहे हैं।
ये सरकार में ना आके भी अपनी जीत पे इतरा रहे हैं, क्योंकि इनके लिए इतना ही बहुत है कि मोदी की गवर्नमेंट की पूरी मेजॉरिटी तो नहीं आई, इनके स्टैंडर्ड्स इतने लो हैं। वहीं पे हम सरकार बनाते हुए भी, जैसे मोदी जी ने कहा, हमें अपनी जीत को हजम करना आता है। हम ना तो ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, ना ही बूस्ट कर रहे हैं, और ना ही, क्योंकि हमें पता है सबका साथ सबका विकास हमारा शुरू से नारा था और आज भी हमें वही करना है। अपने सहयोगियों को साथ लेके हम पहले भी चलते थे, हम अब भी चलेंगे। ठीक है, कुछ समीकरण चेंज हो जाते हैं, वो परिवारों में आपस में चलता रहता है कि कभी किसी बेटे का धंधा अच्छा चल गया, कभी किसी बेटे के ज्यादा पैसे कमा लिए, लेकिन बाप हमेशा बाप ही रहता है और वो परिवार को एकजुट रखना। अब एक सवाल का जवाब दे दीजिए डॉक्टर आशीष, आपने ये कहा कि भैया 3 टर्म के लोकसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस उतने अंक नहीं पा पाई जितनी मौजूदा वक्त में बीजेपी सांसदों की संख्या है 240, लेकिन इसी कांग्रेस ने आपको 2014 और 2019 का रिकॉर्ड ट्रिपल सेंचुरी में लाने से रोक दिया, क्योंकि 2014 और 2019 में आप अपने अकेले बलबूते की सरकार चला रहे थे। इस बार, अब की बार मोदी सरकार के बजाय अब की बार एनडीए सरकार कहना पड़ रहा है सर। कोई बात नहीं सर, ये कांग्रेस ने नहीं रोक दिया। आप ये समझिएगा, आधा गिलास भरा और आधा गिलास पानी, तो हमेशा अपने अपने दृष्टिकोण के हिसाब से उसका उन्मूलन किया जाता है। हम ये मानते हैं 1962 के बाद, आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी के बाद, अगर इंडियन पॉलिटिक्स में कोई ये फेट रिपीट कर पाया कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा, तो वो सिर्फ श्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं। ये हमारी जीत है, और बताइए हम इस जीत के ऊपर क्यों ना इतराएं, क्यों ना गर्व महसूस करें। अगर ये इतना ही आसान होता तो 1962 के बाद किसी और ने ये कर दिखाया था क्या, जो हमने कर दिखाया। और हमारा नारा हमेशा से, कुणाल जी, एक ही रहा है, और मोदी जी की आज भी वही सोच है, जो मैं 1-2 लाइनों में कह देता हूं कि साथ चलने का इरादा जब जवां हो जाएगा, आदमी मिल आदमी से कारवां हो जाएगा, रख तो किसी के पांव के नीचे थोड़ी सी जमी है दोस्त, नजरों में किसी के तू भी आसमां हो जाएगा। और इस समय वो आसमानी ऊंचाइयों और बुलंदियों पे खड़े हैं मोदी जी, देश के ही नहीं विश्व के सबसे ज्यादा आसमान और बुलंदियों पर पहुंचाने वाली आम जनता है, वो कब आसमान की बुलंदियों पर पहुंचेगी सर? 2024 में बेरोजगारी, रोजगार जैसे मुद्दों के साथ समस्याओं के समाधान पर आपने आगाज किया था, और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वो मुद्दे आम जनता के सामने जस के तस्त रहे, अनसुलझे रहे। उसका समाधान कब होगा? कुणाल जी, आपका घर अगर पिछले 70 साल से सफाई ना हुई हो उसमें, और अचानक कुछ दिन पहले सफाई होनी शुरू हुई हो, तो सब चीजों को नॉर्मलाइज होने में टाइम तो लगेगा। क्या आपको नहीं मालूम है क्या, मैं वो आंकड़े दोबारा अगर गिनवाना शुरू करूं, कि अगर मैं कहूं 4 करोड़ लोगों को घर मिले, तो क्या ये आंकड़े नहीं है? अगर 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, जो कि आगे भी कंटिन्यूड रहेगा, क्या ये आंकड़े नहीं है? अगर 12 करोड़ नलों में जल पहुंचा, क्या ये आंकड़े नहीं है? अगर एम्स की संख्या कहां से कहां हो गई, 7 से 23 हो गई, IIT एम्स 7 से 14 हो गए, तो क्या ये संख्या नहीं है? आप बताइएगा ना, जब 12 करोड़ लोगों को, महिलाओं को अगर LPG सिलेंडर मिलते हैं, क्या ये आंकड़े नहीं है? अगर 50 करोड़ लोगों को आरोग्य बीमा योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं, क्या ये आंकड़े नहीं है? आपको क्या लगता है ये किसको मिले? ये सुविधाएं किसको मिली? भारतीय जनता को मिली। और इसी वजह से बहुत सारे सर आंकड़े अब विपक्ष भी गिना रहा है और आंकड़ों के माया जाल में फंसाने का प्रयास भी करेगा। जावेद अंसारी जी हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया सर कीमती समय साझा करने के लिए। जावेद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा कि 14, 19 और 24 के आंकड़े भी मिला दे तो मौजूदा वक्त में बीजेपी सांसदों की संख्या का बराबर आप नहीं स्टैंड करते हैं, लेकिन अब जिम्मेदारी आपके ऊपर भी है। पिछले बार से काफी ज्यादा सांसद पहुंचे हैं जीतकर, और इस जीत का सहरा जनता के ऊपर होना चाहता है, जिसके अंदर अब आपके प्रति विश्वास जागा है कि नहीं, यू कैन लीड देम, आप उनकी समस्याओं का बेहतर ढंग से समाधान कर सकते हैं और समस्याओं को रख भी सकते हैं। अब स्ट्रैटेजी क्या होगी, प्लानिंग क्या होगी, और किस हिसाब से वे कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी? पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, मोदी जी ने ऐसा काम किया है कि इनके 19 मंत्री हार गए हैं और मोदी जी खुद हाफते जीते हैं। 3 घंटे तक ट्रेल हुए थे और उनके नेता, उनके प्रवक्ता ऐसे बोलते हैं जैसे चांद तारे तोड़ लिए मोदी जी ने। पीएमओ से ये सारा चीजें चलाते थे
तो इसलिए मंत्री हार गए। दूसरा ये कह रहे देश को वहां पहुंचा दिया हमने, ये कर दिया। 23.5 लाख नीट के बच्चों का भविष्य अधर में लटका है, उस पर कार्रवाई करो। बच्चे धरना दे रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। एनटीए क्या कह रहा है, सरकार क्या कह रही है, एजुकेशन मिनिस्टर कहाँ है आपका? आज जो भविष्य बच्चों का है, 23.5 लाख एक एग्जाम में भेंट चढ़ रहे हैं भ्रष्टाचार की। 67 ऐसे बच्चे हैं जिनका रिजल्ट जो है मैच हो गया, फर्स्ट रैंक आई है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है। बेरोजगारी इन्होंने फैलाई थी, बेरोजगारी आज भी कायम है। महंगाई इन्होंने फैलाई थी, महंगाई आज भी कायम है। और इनसे मैं कहना चाहूंगा, अयोध्या के नाम पे इन्होंने राजनीति की, भगवान राम के नाम पे राजनीति की। भगवान राम जो है सत्य का प्रतीक है। इन्होंने अयोध्या के लोगों के घर तोड़े थे, 1400 परिवारों के। वहां के लोगों का श्राप लगा और ये अयोध्या आ रहे। अयोध्या ही नहीं आ रहे, ये चित्रकूट भी हारे, ये रामेश्वरम भी हारे, ये नासिक भी हारे। इनका अहंकार अभी भी कम नहीं हो रहा है। झूठ बोलना इनका एक विचारधारा बन चुकी है और बार बार विपक्ष पे तंज करना मोदी जी का स्टाइल बन चुका है। आज मैं शेर सुनाया अभी हांडा जी ने, एक शेर मैं भी नहीं सुनाना चाहूंगा। जब आते हैं दिनों के बेर, फंसते हैं मकड़ी के जाले में शेर। मोदी जी को कहते थे एक शेर सब पे भारी, आज एक शेर को 36 पार्टियों की जरूरत पड़ रही है। अब शेर मकड़ी के जाले में फंस गया है और नीतीश बाबू इनके सहयोगी हैं। नीतीश बाबू के घर पे लोग धरना दे रहे हैं, भैया पलटी मार दो, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, लोक हित के लिए, देश हित के लिए। तो वोट जो मिला है भाजपा के खिलाफ, ये जनबंधन को इसलिए मिला है, इनके झूठ की, इनकी नफरत की राजनीति, इनकी संविधान विरोधी राजनीति को देश ने नकारा है। इन पे लगाम लगाने का काम किया है देश की जनता ने कि ये जो तानाशाही की तरफ देश को ले जा रहे थे, इन तानाशाही को रोकने के लिए इनके नाक में नकेल डालने का काम किया है। अब विपक्ष मजबूत है, विपक्ष इनसे हर काम कराएगा। 30 लाख अब वही मेरा अगला सवाल है सर, जनता ने तो अपना काम कर दिया, आपके पक्ष में आंकड़े भी दे दिए, सुरक्षित आप भविष्य किस तरह से आगे बढ़ेंगे? कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? राहुल गांधी जी ने समय मांगा है शाम तक का, उनके नाम का प्रपोजल रखा गया, पूर्ण बहुमत से। मैं आऊंगा आशीष जी, एक सेकेंड। लेकिन राहुल जी ने थोड़ा वक्त मांगा है, क्या माना जाए, क्या तैयार नहीं है अभी? कांग्रेस पार्टी सोच समझ के फैसले लेती है। कांग्रेस पार्टी के नेता सोच समझ के फैसले लेते हैं। ये नहीं कहते रात को 8 बजे आके नोट बंद और फिर देश को नुकसान हो जाता है 100 लाख करोड़ का। हम ऐसे फैसले नहीं लेते कि मोदी जी दलाल बन जाते हैं शेयर मार्केट के, शेयर मार्केट गिरेगा, शेयर मार्केट उठेगा। हमारे जबान की, हमारी बात की वैल्यू है। हम जो कहते हैं वो करते हैं और भाजपा वाले जो कहते हैं वो नहीं करते हैं। इसीलिए आज जनता ने इनको नकार दिया है। इनकी नैतिक हार है। फिर भी अगर इन्हें खुश होना तो होइए, मोदी जी का चेहरा यही बता रहा चुनाव है जहां तो पर जीत सब करके खुश आ है, गए। सत्ता पक्ष भी खुश है, विपक्ष भी खुश है और थर्ड फ्रंट के नेता भी खुश है। डॉक्टर आशीष जी अपना रिप्लाई कंप्लीट कीजिए, फिर मैं राहुल तलान जी के पास जाऊंगा। सबसे पहले तो मैं एतराज करूंगा कि मेरे आदरणीय जो कांग्रेस के प्रवक्ता साहब हैं, बहुत ही संयमी व्यक्ति हैं और बड़े एजुकेटेड व्यक्ति हैं, लेकिन इतने ज्यादा अनुभवी और इलेक्टेड और मतलब जिस एजुकेटेड व्यक्ति के मुंह से ऐसे शब्द सुन के मुझे दुख हुआ कि अपने आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए दलाल शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके नेता उनको खून का दलाल कहते हैं और ये उनको अब ये सेंसेक्स का दलाल कहते हैं। अपनी मर्यादा में रह के बात करें। नहीं, आप बीच में नहीं बोलेंगे, आप बीच में नहीं बोलेंगे। आप अपनी बदतमीजी पे आएंगे तो मैं आपसे ज्यादा बदतमीज हो सकता हूँ। आप अपनी तमीज के दायरे में रहिए। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ और अगर आप बीच में बोलेंगे तो पूरी डिबेट में आपको बोलने नहीं दूंगा। मैं अपनी बारी का इंतजार कीजिए और तमीज में रहिए। प्रधानमंत्री सिर्फ मेरे नहीं है, प्रधानमंत्री आप के भी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं और ये जो नीट परीक्षा नेता हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री वो देश के हैं। अपने संयम में रहिए, वरना मैंने भी कुछ शब्द इस्तेमाल करने शुरू कर दिए ना आपके नेताओं के लिए, तो आपका 54 साल का बालक इतराता फिरेगा कि मुझे पप्पू क्यों कह दिया, पप्पू क्यों कह दिया। याद रखिएगा आप ये बात, अपनी तमीज के दायरे में रहिए। पहली बात, बीच में मत बोलिएगा। मैं आपका बहुत मान सम्मान करता हूँ, अपनी बारी पे बोलिएगा। ठीक है जावेद आप जी, अपनी बारी पे बोलिएगा, नहीं तो आशीष जी आगे बढ़िए प्लीज। प्लीज जो उन्होंने जो सवाल रखे चुप ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है वो चुप है, चुप कराइए ना। ठीक है सर, चुप है वो प्लीज। जी
दूसरी बात, जब इनके 54 साल के बालक को, पप्पू साहब को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के लिए कहा जाता है, फिर वही बात सर, अब आप भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, फिर वहां से रिप्लाई आएगा। मैंने जान के बोला देखने के लिए, नहीं सर, गलत बात नहीं। किसी भी वो भी सम्मानित सांसद है, सब सम्मानित सांसद है सर, आप इज्जत नहीं देंगे, इज्जत की अपेक्षा कैसे करेंगे? गलत बात बोला जी, मैं यही चेक करना चाहता था। ठीक है सर, मैं यही चेक करना चाहता था। जावेद जी एक सेकंड, आशीष जी प्लीज अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं राहुल जी के पास जाऊँ, वो खिड़की से झांकने के लिए नहीं बैठे, आप इन्हें चुप करा रहे हैं, वो शांत हैं, प्लीज सर छोटे से 2 शब्दों में बात कंप्लीट कीजिए ना। मेरे बोलना शुरू करते ही वो बोलने लगते हैं। ठीक है ठीक है। तो जब उनके नेता को ये कहा जाता है भैया लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन जाओ, तो उसमें इतने गट्स नहीं है कि वो लीड कर सके। उसको पता है कि मैं लीड कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे से कहीं ज्यादा अच्छा जो नतीजा है जब वो किसी और नेता ने दिया है। अखिलेश मुझसे ज्यादा प्रतिभाशाली है, ममता की टीम मेरे से ज्यादा अनुभवी निकल के आई है, तो ऐसे में कैसे वो अपने आप की उनके अंदर आत्मा लाओ करे कि उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो बन जाए? अंदर कॉन्फिडेंस भी तो होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब ये कहते हैं कि भैया ये बीजेपी 200 पार नहीं होगी, 140 होगी, 160 होगी, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी के कितने बयान थे, क्या हुआ उनके बयानों का? ठीक है, रुक गई बीजेपी 140 पे, रुक गई बीजेपी 160 पे, और लास्ट में अब देखिएगा, अब इनकी बारी है क्या? ठीक है जावेद जी और आशीष जी, एक अब राहुल जी को सुन लीजिए प्लीज सर, प्लीज दोनों का ऑडियो डाउन कीजिए, प्लीज दोनों का ऑडियो डाउन कीजिए। राहुल जी कितना महत्वपूर्ण है और कितना चुनौतीपूर्ण है आगामी 5 वर्ष एनडीए सरकार के लिए, क्योंकि यहां एक तरफ सत्ता में मौजूद सरकार के पास अपने अकेले दम पर बहुमत नहीं है, लिहाजा सहयोगियों का साथ लेना पड़ रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष और ज्यादा ताकतवर होकर इस वक्त सरकार के सामने जन समस्याओं का बैनर या चिट्ठा लेकर खड़ा है। बिल्कुल, देखिए कुणाल जी, सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और चुनौतीपूर्ण भी है। दोनों को साधना, नीतीश कुमार जी को और चंद्रबाबू नायडू को साधना, ये अलग चुनौती होगी। फिर डिलीवरी देनी सरकार को उसके कामों की, और महंगाई पे लगाम लगाना, बेरोजगारी पे लगाम लगाना, और अच्छे नेता लेके आना। कमाल की बात यह है कि अब जो बीजेपी से गलती हुई है, उन गलतियों को सुधारने का वक्त है कि आपने यूपी में जो 2 बार के सांसद रिपीट किए थे वो नहीं होने चाहिए थे। मैंने कितनी डिबेट में आपको बोला था कि बीजेपी 250 पार नहीं जा पाएगी, 250 पार नहीं जा पाएगी, और उसका रीजन यही था कि मैं पूरे क्षेत्र में घूम रहा था, पूरा यूपी मैंने घूमा, और मुझे समझ में आया कि इन सांसदों के प्रति आक्रोश है। मैं अभी भी मोदी जी को निर्विवादित रूप से देश का सबसे बड़ा नेता मानता हूं, उनमें अभी भी चार्म है, ऐसा नहीं है मोदी जी का चार्म खत्म हुआ है, लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी सांसदों के खिलाफ थी, प्रत्याशियों के खिलाफ थी, जो रिपीटेड प्रत्याशी थे उनके खिलाफ थी, उसकी वजह से बीजेपी को ये डैमेज हुआ है। अगर जो बीजेपी उन प्रत्याशियों को बदल देती तो मुझे नहीं लगता है कि इतना सारा डैमेज होने की जरूरत थी। 10 साल में सांसद रहे, 10 साल में ये जवाब नहीं दे पाए सांसद, इन्होंने 50 करोड़ की सांसद निधि कहाँ यूज की है, कहाँ उनके वो 50 करोड़ की सांसद निधि तक का जवाब नहीं दे पाए थे। तो अब बीजेपी को भी अपने सांसदों को थोड़ा टाइट करना होगा और इनसे पूछना होगा कि भाई जो आपको सांसद निधि मिलती है उसका हिसाब दो, जनता को हिसाब दो। देखिए ऐसे नहीं हो सकता है किसी भी देश में कि आप आए मोदी के नाम पे जीते और फिर सांसद निधि तक का भी हिसाब ना दे पाए। आपका काम विकास करना है और नई योजनाओं को लेके आना है, आपको लड़ना है सरकार से कि अब मेरे क्षेत्र में ये योजनाएं दे दो, वो योजनाएं दे दो। लेकिन एक भी सांसद क्या आपको ऐसा प्रयास करता हुआ दिखाई दिया? केंद्रीय मिनिस्टर हार गए। क्यों हारे केंद्रीय मिनिस्टर? वो इसलिए हारे क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया था। उनके हाथ में तो पावर्स थी, वो चाहते तो ऐसे ऐसे मंत्री थे कि वो सीएसआर से अपने क्षेत्र का भला कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सीएसआर तक भी नहीं कहीं से लेके आए अपने क्षेत्र में। काम क्या किए? गिना रहे, हमने इतने शौचालय बनवा दिए, ये सड़क बनवा दी, जो केंद्र सरकार कर रही है। एक लोकल प्रतिनिधि होने के नाते उनकी खुद की अचीवमेंट कुछ नहीं थी। 2-4 हाई मास्ट लाइट लगवाने की या ग्रामीण सड़कों की हालत। लास्ट मोमेंट पे कहा गया कि भैया कैंडिडेट मत देखिए, सीधे प्रधानमंत्री का चेहरा देखिए, कमल का निशान देखिए और मोदी की गारंटी जैसे स्लोगन पर विश्वास कीजिए। लेकिन अब चुनौती सर वही बात है ना कि अब सांसद अपने पूर्ण नहीं है, गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कल खुद कहा था कि गठबंधन धर्म सर्वप्रिय होगा और सर्वमान्य भी होगा। तो गठबंधन के जो नेता हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशन के साथ पहुंच रहे हैं, क्या इनकी टर्म्स एंड कंडीशन आपको नहीं लगता कि पल पल बदलेगी समय के साथ और उलझाएगी सरकार को? बिल्कुल, ये मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गठबंधन वाली चुनौती पे पार पा लेंगे। लेकिन इस सरकार में कई ऐसे भी लोग हैं जो गठबंधन को समझते ही नहीं है ना। गठबंधन जैसे देखिए गिने चुने लोग हैं जो गठबंधन को समझते हैं सरकार में।
राजनाथ सिंह है, नितिन गडकरी हैं, और उन दोनों की लोकप्रियता जितनी सत्ता पक्ष में उतनी विपक्ष में भी है और उनकी स्वीकार्यता भी है। तो मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह और गडकरी को आगे करना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को अमित शाह जी को पीछे लेके आना पड़ेगा। अमित शाह जी गठबंधन नहीं समझते हैं, गठबंधन से कैसे सरकारें चलाई जाती हैं नहीं समझते हैं। यूपी को टाइट करने की जरूरत है, यूपी में सरकार, प्रदेश अध्यक्ष और बाकी आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। इवन मुख्यमंत्री तक को भी टाइट करने की जरूरत है यूपी में। देखिए, एक और चीज कहना चाहता हूं कुणाल जी, यूपी में जो प्रदेश अध्यक्ष जो इस्तीफे की पेशकश की है, भूपेंद्र चौधरी या योगी आदित्यनाथ, मुझे एक चीज जो पता है कि उनकी चली नहीं थी टिकट बंटवारे में, वो केंद्र से फैसले लिए गए थे, उसमें ज्यादातर अमित शाह जी का रोल था, लेकिन सुनील बंसल जी का भी रोल था। तो उन लोगों को भी मतलब तय किया जाना चाहिए कि भाई किसकी जिम्मेदारी थी ये सारी चीजें। अब अगर जो आप जब आप टिकट बंटवारे में, और जबकि जो चुनाव प्रभारी बने थे बैजंत जय पांडा यूपी में, वो कहीं दिखाई नहीं दिए। मैं चुनाव प्रभारी का देखिए आपको एक क्लासिकल एग्जांपल देता हूं, जो अभी जब 3 स्टेटों में 5 स्टेट में इलेक्शन हुए थे, छत्तीसगढ़ जिसको बीजेपी हारा हुआ स्टेट मान रही थी और ऐसे लग रहा था कि बीजेपी हार जाएगी, वहां बीजेपी ने चुनाव प्रभारी बना के भेजा ओम माथुर को। उन्होंने अपने चुनाव प्रभारी के कार्यकाल में जब तक वो वहां रहे, उन्होंने स्थिति को बदल दिया और बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बना के बैठी हुई है। लेकिन यूपी में बैजंत जय पांडा कितनी बार आए, सवाल इस पे कि वो दिखाई भी दिए या नहीं दिए। वो 2 बार यूपी विजिट किए और सारा का सारा दारोमदार या तो योगी आदित्यनाथ पे था, प्रदेश अध्यक्ष पे था, अमित शाह जी पे था, और यही सारे लोग उसको देख रहे थे। अब यूपी में जो गड़बड़ हुई है उसकी जिम्मेदारी भी किसी को लेनी होगी, तभी आप, नहीं तो ऐसे अगर जो आप जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे और उन नाकारा सांसद आने वाले वक्त में पार्टी स्तर से लेकर सरकार स्तर पर भी बदलाव की संभावना नजर आती है। डॉक्टर आशीष जी कहते हैं कि लव और वॉर में सब कुछ जायज होता है और उसी में अब पॉलिटिक्स भी आ जाती है। तो ये तमाम चीजों के बीच सर कैसे गठबंधन धर्म निभाया जाएगा? जानकारी तो मिल रही है कि गृह मंत्रालय से लेकर वित्त मंत्रालय से लेकर रेल मंत्रालय और रेल मंत्रालय से लेकर सूचना प्रसारण मंत्रालय, सब पर सहयोगियों की नजर है। तो सबको खुश करने के चक्कर में खुद तो झोली खाली नहीं रह जाएगी। कुणाल जी, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि देखिएगा कि जब ये गठबंधन होता है तो कहीं ना कहीं पे सबको साथ लेके चलने की जरूरी भी होती है और मजबूरी भी होती है। इसमें कुछ छुपाने वाली या ना बताने वाली बात नहीं है। सबको साथ, क्योंकि सभी की महत्वाकांक्षाएं होती हैं, सभी की पॉलिटिकल एस्पिरेशंस और डिजायर्स होती हैं, और वो अपनी लोकल रिप्रेजेंटेशन में अपना नेतृत्व और अपना राजनीति चमकाए रखने के लिए उनकी हमेशा ये चाहत होती है कि हमारा जो लोकल एरिया है उसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा क्या चीजें मुहैया करवा पाए सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जुड़ के। इसमें कोई गलत बात नहीं है ना उनकी तरफ से ना, लेकिन इन परिस्थितियों को समझने के लिए, बदली हुई परिस्थितियों को मैं कहूंगा, जहां पहले दोनों कार्यकाल में मोदी साहब के सामने ये चैलेंजेस नहीं थे, हमें मालूम है, लेकिन इस बार ये चैलेंज रहेगा। लेकिन फिर भी हमें मोदी साहब के नेतृत्व पे पूरा भरोसा है, उनकी कार्यशैली पे पूरा इतबार है, और उनकी सूझबूझ पे हमें पूरा का पूरा, जिसको बोलते हैं 100%, हम उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं कि वो सबको साथ लेके कैसे चलेंगे। इसका पूरा का पूरा उनको बहुत बड़ा राजनीतिक, बहुत लंबा राजनीतिक उनको इस चीज के ऊपर अनुभव रहा है। तभी तो उन्होंने अपने कल के जो उन्होंने संसदीय बैठक थी उसके अंदर ही ये कह दिया था कि सरकार चलाने के लिए बहुमत जरूरी होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत जरूरी है। यानी सबको साथ लेके चलने का उनका जो सोच थी वो बहुत क्लियरली एविडेंट थी, और वो सभी चैनल्स ने कल भी देखी। जब संसदीय दल की बैठक थी तो मोदी जी की एक तरफ अगर आप देखेंगे तो राइट साइड पे राजनाथ सिंह थे, अमित शाह थे, अजीत पवार थे, कुमार स्वामी थे, पवन कल्याण थे, तो वहीं लेफ्ट साइड पे चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान, और उसके बाद जो थे अनुप्रिया पटेल, ये सब लोग भी थे। यानी उन्होंने डायस के ऊपर सिर्फ बीजेपी के नेताओं को जगह नहीं दी, उन्हें सहयोगियों को सिर्फ फ्रंट लेन में नहीं बिठाया, उन्होंने डायस के ऊपर अपने सभी सहयोगियों को, प्रमुख सहयोगियों को वहां पे बैठने की जगह दी, उनको पूरा पूरा मान सम्मान दिया, और आगे भी इसी तरीके से और समाजवादी पार्टी की तरफ से जयंत चौधरी को लेकर भी सवाल उठाया गया। सरकार चलेगी, सर सरकार अस्तित्व में आई नहीं, कल शपथ ग्रहण होगा। मैं बताता हूँ, मैं समझ गया आपका सवाल। वो सवाल उठाया सिर्फ कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस को सिर्फ सवाल उठाना है। कांग्रेस को कभी कहना है भी अमित शाह
ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, कभी कहना है योगी को हटा दिया जाएगा, कभी कह दिया जाएगा इसको ज्यादा महत्व नहीं दिया, कभी कह दिया जाएगा उसको ज्यादा, यानी कहीं ना कहीं कहीं का रोल जो है ये जावेद जी आजा बहुत गलत हरकत कर रहे हैं। अपनी बारी में बोलिएगा तो मजा आएगा, अच्छा नहीं लगता, आप ऐसी शोभा नहीं देता आपको। ठीक है, आप इस समय कांग्रेस का रोल क्या है? कांग्रेस का रोल ये है कि कैकेयी की भूमिका निभाते हुए कभी ना कभी इधर इसको प्रिक किया, जैसे वो पुरानी पिक्चरों में ललिता पवार नहीं होती थी, वो कभी इसको प्रिक किया, कभी इसको भड़काया, कभी उसके कान में जाके फुसफुसा दिया। ये सारा काम जो है इस समय अब कांग्रेस को करना पड़ रहा है, क्योंकि 70 साल राज करने के बाद भी 400 सांसदों वाली पार्टी आज किसी तरीके से 100 भी नहीं पहुंच पाई है, तो ये इनकी मजबूरी है। लेकिन ठीक है, चलिए ये इनका अपना खेलने का लेकिन सर सवाल तो ऊपर है ना, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयंत चौधरी की पोजीशन को लेकर सवाल उठाया गया, लेकिन आज ही शिवसेना के जो नेता है संजय राउत, उन्होंने कहा कि भैया जितनी नजर पीएम मोदी पर है उतनी ही नजर नीतीश कुमार पर है और चंद्रबाबू नायडू पर है, जो लगातार गाइडेंस करें कि भैया लोकतंत्र कैसे बचाना है, संविधान कैसे बचाना है और कानून व्यवस्था को कैसे बरकरार रखना है। कुणाल जी, आप कांग्रेस की टिप्पणी जयंत चौधरी जी के ऊपर तो मेंशन कर रहे हैं, लेकिन आप लेटेस्ट टिप्पणी मेंशन नहीं कर रहे हैं केसी त्यागी की, जिसने प्रेस में आके कहा कि वो इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता जो हमें कभी इंडी गठबंधन का संयोजक भी नहीं बनाने चाहते थे, आज वो हमारे पास ये लेके आ रहे हैं प्रोपोजिशन। केसी त्यागी ने मीडिया पे आके कहा कि वो नीतीश जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने की भी ऑफर दे रहे हैं, इसलिए कि किसी तरीके हमारे साथ जुड़ जाइए। वो टिप्पणी भी तो देखने लायक है। लेकिन क्या डेस्परेशन है? ये भी आया कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई ऑफर नहीं था। जावेद जी छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए, फिर मुझे ब्रेक लेना है सर। वो आरोप लगा रहे हैं, बौखलाए हुए उनके घर पे लोग धरना दे रहे हैं कि पलट जाओ फिर। और राहुल भाई ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है, मैं उनका ज्यादातर अधिकतर बातों से सहमत हूँ। राहुल भाई ने बस एक चीज मिस कर दी अपने विश्लेषण में कि पीएमओ चलाता था मंत्रियों को, मंत्री को काम करने का फ्रीडम ही नहीं था राहुल भाई, ये आपने छोड़ दिया बस। और इसी वजह से तमाम जो मंत्री थे वो हार गए, क्योंकि वो झंडी नहीं दिखाते। बिल्कुल ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो फिर नए स्वरूप पर आगे कुछ चर्चा को और आगे बढ़ाया जाएगा। देखते रहिए ललकार। स्वागत है भाई, स्वागत है। ललकार आप देख रहे हैं, तीन बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रेक से पहले डॉक्टर आशीष बता रहे थे कि आखिरकार सरकार के सामने जो चुनौतियां हैं उनका सामना कैसे होगा, लेकिन जावेद जी आपको अंदर की खबर नहीं दे रहे। प्रधानमंत्री तो ये कह रहे हैं कि भैया सरकार के अंदर की खबर मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कांग्रेस से तो हम लोग इजीली एक्सेस कर सकते हैं ना न्यूज। राहुल गांधी जी ने परसों नरसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे उन्होंने बता दिया कि आखिरकार आने वाली पिक्चर कैसी होगी। उन्होंने जो आरोप लगाया उसके बाद और जेपीसी की डिमांड कर दी, लग नहीं रहा कि सरकार के लिए आने वाले 5 साल इतने आसान गुजरने वाले हैं सर। बिल्कुल, मैं सहमत हूं आपकी बात से, और ऐसा ही होगा। जनहित के मुद्दे बहुत जोर तरीके से उठाए जाएंगे, डिक्टेटरशिप खत्म की जाएगी, क्योंकि पिछली लोकसभा में देखा गया था किस तरीके से 150 सांसदों को इन्होंने सस्पेंड कर दिया था। अब करेंगे तो इन्हें बहुत दिक्कत होगी। महात्मा गांधी जी की मूर्ति संसद भवन से इन्होंने डिस्प्लेस की है, उसको भी वहीं पे रखवाया जाएगा। और एक बात और कहना चाहूंगा मैं, राहुल जी ने संविधान दिखाकर और लोगों ने संविधान बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ी है इस बार, मोदी जी को संविधान के आगे जो सर झुकाना पड़ रहा है, ये वही मोदी जी है जो 8 महीने पहले संगोल के सामने लेट गए थे। जावेद जी, अगर लोगों ने आपकी बात सुनी होती तो आज आप सरकार बना रहे होते, आपके राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने का सपना अपना पूरा कर रहे होते। अगर लोगों ने आपकी बात में सहमति दिखाई होती, लोगों ने आपके सारे झूठे आरोप जो है उनको सरे से नकार दिया है। लोग जानते हैं कि आपका काम सिर्फ भ्रम फैलाना है। कभी सीएए को लेकर भ्रम फैलाएंगे, कभी वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाएंगे, कभी चाइना ने जमीन हड़प ली को लेकर भ्रम फैलाएंगे, कभी बीजेपी के अंदर लड़ाई हो रही है इस पे भ्रम फैलाएंगे, कभी सरकार 5 साल नहीं चलेगी इस पे भ्रम फैलाएंगे, कभी स्टॉक मार्केट पे भ्रम फैलाएंगे, कभी इलेक्शन कमीशन पे भ्रम फैलाएंगे, कभी ईवीएम पे भ्रम फैलाएंगे। ये तो बता दीजिए ईवीएम जिंदा है कि मर गया? अब जब आपकी सीटें आई हैं, आप 99 तक आ गए हैं, ये तो बता दीजिए ईवीएम सही है कि गलत है? एक शब्द तो बोल दीजिए ईवीएम के ऊपर, ईवीएम सही है कि गलत है, ये तो बता दीजिए। कम से कम अपना स्टैंड तो एक क्लियर रखिए। देखिए तो सही है ना अब आपकी हालत क्या हो गई है।
जो मोदी जी ने तो सिंगोल के जीतने सामने से भी लेट रहे पहले थे, ये वो विश्वास आज था उन्हें संविधान के कि आगे सरकार सर झुका रहे हैं। दोबारा उनकी यही आएगी, लोकतंत्र है जनता हमारा, उनको यही बाबा आशीर्वाद साहब देगी। का इसलिए मोदी संविधान है। 3.0 उन्होंने बहुत पहले से जो कार्यकाल खिलवाड़ उसका करेगा, निर्धारित कर दिया था। उसको आपको दिक्कत पता होने है वाली है। 3 वो क्या जो चीजें सिंगोल होने के वाली सामने है लेट जिसके रहे ऊपर थे, मोदी वो संविधान के 3.0 आगे देश सर को झुका नई रहे हैं। ऊंचाइयों पे लेके जाने संगोल वाला है। के सामने हमारी लेटने वाले अर्थव्यवस्था लोग 5वीं से संविधान तीसरे के आने आगे वाली सर है। झुका रहे आप हैं। जितना मर्जी भ्रम सिंगोल फैलाइए, के सामने वो 3 लेटने चीजें वाले जो लोग मोदी जी करने वाले संविधान हैं के सामने सुन सर लीजिए, झुका रहे हैं। आपके भी ये काम आएंगी। सिंगोल के वो है सामने लेटने वाले रिफॉर्म, लोग जो राजदंड था, ट्रांसफॉर्म। राजशाही का रिफॉर्म ब्रिटिश के था, अंदर वो आज लीडर्स संविधान के आगे रिफॉर्म सर झुका करेंगे रहे हैं। पॉलिसीज को। हमारा रिफॉर्म लोकतंत्र के अंदर संविधान से चलेगा। ब्यूरोक्रेट्स जो परफॉर्मेंस संगोल के देंगे सामने और लेट रहे ट्रांसफॉर्म के थे, अंदर वो आज जनता संविधान को और नमन सिटीजन्स कर रहे के हैं। ठीक है, करना कार्यकाल पड़ेगा के अंदर, इस कार्यकाल के अंदर क्योंकि उनके उत्तर जीवन प्रदेश को के लोगों ने ट्रांसफॉर्म किया आपको जाएगा। रास्ता लेकिन दिखाया आपको है पता भी कि है संविधान कि के एक साथ जो पॉजिटिव खिलवाड़ सोच है करेगा, आपकी, उसको सिर्फ बख्शा मोदी नहीं की जाएगा। गलतियां निकालना, अब जनता में एक भ्रम सेकंड, फैलाना, डॉक्टर आशीष इसके प्लीज अलावा एक सेकंड, कोई अब काम नहीं क्रॉस आता। टॉक मोदी जी ने भ्रम फैलाया, मेरे पास हमने नहीं गिनती के फैलाया। 5 मिनट बचे हैं। जावेद जी, जो समस्याएं, जो मुद्दे चुनाव के दौरान उठते नजर आए, कास्ट बेस्ड सेंसस, बेरोजगारी, महंगाई, संविधान और कानून व्यवस्था, क्या इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द कांग्रेस पार्टी का पूरा स्टैंड नजर आएगा या कुछ और पॉलिसीज हैं जिस पर आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, और भी मुद्दे हैं जिस पर काम हो रहा है सरकार के सामने रखने के लिए? बीजेपी तो कह रही है अर्थव्यवस्था, देश को आर्थिक गुलाम बनाया इन्होंने। अर्थव्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है, आर्थिक गुलाम बनाया है। 205 लाख करोड़ का इन्होंने लोन दिया है। जब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बता रहे हैं कि आपके अर्थव्यवस्था 11वीं से 5वीं आ गई है, आप कहते हो देश को गुलाम बनाया, आप तो कहते हो एयरपोर्ट भी बेच दिए, आप तो कहते हो LIC को भी बेच दिया, आपको प्राइवेटाइजेशन और बेचने के अंदर का फर्क ही नहीं पता। हैरानी की बात तो ये है कि आप कांग्रेस से पढ़ के आए हुए सारे पढ़े लिखे समझदार एक चाय वाले के आगे अनपढ़ साबित हो रहे हो। आपको फर्क पता नहीं है। आज महिलाओं की कितनी किसानों के लिए काम करना पड़ेगा, मजदूरों के लिए काम 64 करना करोड़ पड़ेगा, 30 लाख जनगणना भी ये कराएंगे, इनसे रिपोर्ट भी जारी कराएंगे, हिस्सेदारी ली, इनसे हर इस काम 64 कराएंगे। करोड़ 20 लाख इनको लोगों में देश से छोड़ के भागने नहीं देंगे, 36 ये करोड़ देश से छोड़ के ज्यादा भागने के महिलाएं थी रहेंगे, जिन्होंने इनको हम अपनी रोकेंगे। सरकार इनको चुनने में अपनी छोड़ भूमिका निभाई। छोड़ा नहीं तो जाएगा। महिलाओं इस को बार आगे कौन इनसे लेके काम आया? कराएंगे। महिलाओं को अब अपने एक पैरों पे दोनों का ऑडियो डाउन करें। राहुल जी, महिलाओं के सम्मान ठीक है सर, अब बस बहुत हो गया, अब बहुत पता क्रॉस है? टॉक हो गया। ऐसे में आम जनता तक ना व्यूज नहीं पहुंच पाते, दिक्कत हो जाती है हमारे लिए। राहुल जी, क्योंकि अब हंसी मजाक के लिहाज में तो ये कहा जा रहा है कि ये चुनाव के नतीजे ऐसे हैं जहां पर हर कोई खुश नजर आ रहा है। बीजेपी खुश है, तीसरी बार सत्ते में आ गई है। कांग्रेस खुश है क्योंकि उसके नंबर डबल हो गए हैं। अखिलेश जी की पार्टी खुश है, उनके नंबर डबल हो गए। चाहे आरएलडी हो, आरजेडी हो, चाहे लोजपा हो, सब खुश नजर आ रहे हैं कि एटलीस्ट समथिंग दे हैड गेन्ड। लेकिन अब आपको क्या लगता है, जिन मुद्दों के इर्द गिर्द ये लोकसभा चुनाव गूंजता नजर आया, क्या वही मुद्दे आगे भी प्रोसीड करेंगे या फिर अब ये वक्त आ चुका है कि बहुत सीरियस पॉलिटिक्स कर ली जाए? रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म कहना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर 10 साल बाद भी आप बेरोजगार और बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे लेकर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आप जहां से शुरू हुए थे वहीं पर आज भी खड़े हैं। देखिए, निश्चित तौर पे इन सारे मुद्दों की जरूरत है कि भाई आप कोशिश कीजिए कि बेरोजगारी पे काम किया जाए, महंगाई पे, इन्वेस्टमेंट पे काम किया जाए। इन पे जरूरत है और सरकार कर भी रही है। पर ऐसा है कि देखिए, जितनी बड़ी पॉपुलेशन है ना इस देश की, कुछ रियलिटी चेक हमें भी करने होंगे। और जितने इस देश में यूथ है उनको नौकरी सबको देना बहुत मुश्किल काम है। रियलिटी चेक की बात तो सर अच्छी है। 2014 की मैं बात करूं तो वहां पर भी घोटालों की बहुत बात होती थी, 2G, 3G, कॉमनवेल्थ, ये बात। अब जब नतीजे सामने आए फिर चर्चा हो रही है कि भैया आपका इलेक्ट्रॉल बॉन्ड स्कैम हो गया, शेयर मार्केट स्कैम हो गया, फिर वही बात हो रही है। तब भी भ्रष्टाचार थे, अब भी भ्रष्टाचार है। समस्याएं आम जनता की कोई सुनने वाला नहीं। शेयर मार्केट कोई स्कैम नहीं है, वो जबरदस्ती की बात है कि वो शेयर मार्केट स्कैम हो गया। शेयर मार्केट ऐसा ही होता है, कभी अप होगा कभी डाउन होगा। मोदी रिफॉर्म्स कर रहे थे तो मोदी के नहीं जाने की वजह से, और उसके कांग्रेस, जब कांग्रेस बीजेपी पूर्ण बहुमत से नहीं आ रही थी तो शेयर मार्केट इसलिए डाउन किया गया कि कांग्रेस के नेताओं के कई विवादास्पद बयान थे जो इंडस्ट्री को अच्छे नहीं लगे, जैसे कि हेरिटेज टैक्स की बात कर रहे थे सैम पित्रोदा, और बाकी ऐसे ही बयान कि ये कर देंगे वो कर देंगे।
तो ये जो बयान थे तो उनकी वजह से मार्केट को धक्का लगा। ये कोई स्कैम नहीं था, वो कोई भी सामान्य सा आदमी समझ लेगा। लेकिन है क्या कि हर चीज को आजकल इशू बनाना है। हाँ, वो जो भी था मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड उसको स्कैम बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका फायदा सिर्फ बीजेपी ने उठाया था। बात यह है कि ट्रांसपेरेंसी कितनी थी उसमें। आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी पहले से ऐसा सब चंदा लेती रही है, और पॉलिटिकल पार्टी कोई भी इस देश की पॉलिटिकल पार्टी हो जिसने शासन किया है वो बहुत पाक साफ नहीं है। कांग्रेस ने भी जैसे तैसे चंदा उठाया है अपने शासन काल में। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस बहुत पाक साफ है, कांग्रेस ने भी क्या क्या कांड किए हैं वो सबको पता है। ऐसा नहीं है कि इनके कोई कांड नहीं है, पूरा देश जानता है इनके कांड। इंतजार है उस पल का जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी मर्तबा पद व गोपनीयता की शपथ लेंगे। कुछ बेहद खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे ज्यादा निगाहें होंगी आने वाले समय में तमाम चुनौतियों के समाधान की। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। समय इतनी ही इजाजत दे रहा था। आज की ललकार में बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला आगे जारी है। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है।